हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लवणीय, क्षारीय और अम्लीय मृदाएं तथा इनका प्रबंधन। आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो जेट का एग्जाम हो, चाहे आपके आईसीएआर का एग्जाम हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे आपका एजी सुपरवाइजर हो, सभी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। जेट 2020 के अंदर भी यहाँ से निक्षालन वाला, लीचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे अम्लीय मृदाओं की। किसकी बात करेंगे? अम्लीय मृदाओं की। अम्लीय मृदाएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक सोइल, एसिडिक सोइल्स। अब आप सबको पता है कि अम्लीय मृदा क्या होती है। चलो अम्लीय मृदा को थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं हम यहां पर अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। इतना हमें याद है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। बिल्कुल हमें याद है, सही है। आगे बढ़ते हैं। क्षार की बात करते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, उनको हम क्षार बोलते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा हमने देखी थी, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हो, उन पदार्थों को हम अम्ल बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था क्षार के अंदर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक परिभाषा है, हमने पढ़ी थी। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर लागू होने वाला है अम्लीय मृदाओं पे। चलिए किस तरीके से लागू होगा इसको हम डिफाइन करते हैं कि अम्लीय मृदाएं क्या होती हैं। वे मृदाएं ऐसी मृदाएं जिनमें H+ आयन या इसके अलावा एल्यूमिनियम +3 आयन की सांद्रता अधिक मात्रा में पाई जाती हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम मात्रा में पाई जाती हैं, उन मृदाओं को हम अम्लीय मृदा बोलते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, डिफाइन करके हम इसको समझते हैं। वे मृदाएं जिनमें H+ तथा Al+3 आयंस की सांद्रता अधिक मात्रा में पाई जाती है। सांद्रता अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, उन मृदाओं को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय मृदाएं बोलते हैं। उन मृदाओं को क्या बोलेंगे? अम्लीय मृदाएं। एक बार वापस से फिर से समझाता हूं। अभी जस्ट मैंने आपको क्या समझाया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें H+ आयन ज्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल यहां तक आपको याद था। अब थोड़े से और आपको याद करना है कि इसके अंदर H+ तथा एल्यूमिनियम +3 आयंस की सांद्रता अधिक होती है, उन मृदाओं को हम अम्लीय मृदाएं बोलते हैं। इसके अलावा परिभाषा खत्म नहीं हुई है, इसमें आप एक और पॉइंट ऐड करोगे। पॉइंट ऐड क्या करोगे? तथा इनमें OH- आयन की सांद्रता कम मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती हैं, उन मृदाओं को हम अम्लीय मृदा बोलते हैं। सर आपने OH- आयन लिखा है, ये क्या है? ये है हाइड्रोक्सिल आयन। क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। और यहां पर H+ आपका क्या है? हाइड्रोजन आयन है, और Al+3 क्या है? एल्यूमिनियम आयन है। तो आई होप बेसिक सी परिभाषा है आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार वापस से आपको समझाता हूं। वे मृदाएं जिनमें H+ आयन तथा एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता ज्यादा होती हैं, उन मृदाओं को हम अम्लीय मृदा बोलते हैं तथा इन मृदाओं में OH- आयन की सांद्रता कम पाई जाती है। और हम बात करें इनके पीएच की, तो पीएच आप सभी को पता होगा, स्टार लगा के लिखेंगे। इनका पीएच मान कितना होता है? इनका पीएच मान होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम इनका पीएच मान होता है। एक दो पॉइंट और लिखवाता हूं। देखो यहां पर मैंने बात की है, किसकी बात की है कि यहां पर आपके H+ और Al3+ आयन तो पाए जा रहे हैं। इनके अलावा और भी होते हैं,
जैसे फेरस आयन अधिक होगा। कौन सा आयन अधिक होगा? फेरस आयन अधिक होगा। इसके अलावा आपके मैग्नीज आयन अधिक होगा। तो ये 4 आयन हैं। अगर ये चारों आयन अधिक मात्रा में होते हैं तो उन मृदाओं को हम एसिडिक सोइल या अम्लीय मृदाएं बोलेंगे। बाल को ध्यान रखना, एक बार वापस से समझना। FMHA या FMAH किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ट्रिक FMAH, FM आपको याद होगा और AH आपको याद रखना है। AH एनिमल हस्बेंड्री जैसे हम बोलते हैं ना, उसी तरीके से आप याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? फेरस, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। जिन मृदाओं में इन सब की एक तरीके से सांद्रता ज्यादा होगी उन मृदाओं को हम क्या बोलेंगे? उन मृदाओं को हम अम्लीय मृदाएं बोलेंगे। अब यहां एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। मैं बात कर रहा हूं OH- आयन कम पाए जाते हैं। अब OH- आयन कौन कौन से होते हैं? तो बिल्कुल आप यहां पर लिख सकते हो। देखो, फोस्फोरस है, कैल्शियम है, फोस्फोरस है, कैल्शियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, इसके अलावा मोलिब्डेनम है, इसके अलावा पोटेशियम है, इसके अलावा सल्फर है। ये आयन क्या होंगे? ये कम मात्रा में पाए जाएंगे, कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहीं पर। मैं बात कर रहा हूं अम्लीय मृदाओं की। अम्लीय मृदाओं में कौन कौन से आयन्स पाए जाएंगे अधिक मात्रा में? फेरस है, लोहा, मैग्नीज, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम। अगर ये चारों आयन ज्यादा मात्रा में हैं तो हम कहेंगे अम्लीय मृदाएं। अब भाई कम मात्रा में कौन होगा? तो इसके अंदर कम मात्रा में OH- आयन होते हैं। जैसे यहां पर बात करें फोस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, सल्फर कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनको याद रख सकते हो पीसी मांग मोनिका के साथ। क्या? पीसी मांग मोनिका के साथ, मोनिका के साथ। कैसे याद रखोगे? देखो, P मतलब आप याद रखोगे फास्फोरस, फास्फोरस। PC, C मतलब आप याद रखोगे कैल्शियम। बोलो क्या याद रखोगे? कैल्शियम। मांग मतलब आप याद रखोगे मैग्नीशियम। क्या याद रखोगे? मैग्नीशियम। मोनिका आप सबको पता है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। देखो यहां पर मोलिब्डेनम MO। इसके अलावा के मतलब आप क्या याद रखोगे? पोटास याद रखोगे। 7 मतलब आप सल्फर याद रखोगे। इन आयन की सांद्रता क्या होती है? कम मात्रा में पाई जाती है। इन मृदाओं को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय मृदाएं बोलते हैं। देखो, अम्लीय मृदा को मैंने बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर दिया है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप इसको अपने रजिस्टर में नोट कर सके। आगे बढ़ते हैं। अभी अम्लीय मृदाएं कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमने समझा है कि अम्लीय मृदाएं क्या होती है। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार की हो सकती है। प्रबल अम्ल है, मध्यम है, किस तरीके से हैं उनको हम समझने वाले हैं यहां पर। तो अम्लीय मृदाओं की श्रेणियां, हेडिंग डालो अम्लीय मृदाओं की श्रेणियां। आप इन परिभाषाओं को अपने नोटबुक में नोट करते रहे। जो भी पॉइंट मैं आपको यहां पर नोट करवाता हूं इनको नोट करें या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब आप बिल्कुल अच्छे से हेडिंग डाल लीजिए अम्लीय मृदाओं की श्रेणी या श्रेणियां। एक पॉइंट याद रखना, देखो हम बात करें कि फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है तो आप याद रखोगे 6.0 से लेकर 7.5 या 6.5 से लेकर 7.5। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, आप लिख लेना। नॉर्मल पीएच में आपको बता रहा हूं, नॉर्मल जिसमें सारी फसलें अच्छे से ग्रोथ कर लेती है तो 6 से लेकर 7.5 पीएच होता है नॉर्मल, ये आपको याद रखना है। पीएच स्केल आपने पढ़ी होगी, पीएच स्केल में क्या होता है, यहां पर होता है 7, यहां होता है 0 और यहां होता है 14। अभी समझ में आएगा आपको सब कुछ। अब देखो इधर क्या है, अगर हम जितना इधर चलेंगे ना उतना अम्लता बढ़ती जाएगी, मतलब अम्लीय आता जाएगा, अम्लीय मृदाएं। पीएच मान घटेगा तो ज्यादा अम्लीय होगा। इधर क्या होता है, जितना आप उधर जाओगे उतना क्या होगा, क्षारीय पदार्थ बढ़ता जाएगा। अब देखो जितना आप इसमें इस तरीके से आओगे हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जितना कम अम्ल मतलब जिसका पीएच जितना कम उसमें उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन। यहां पर क्या होगा, OH- आयन, OH- आयन बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा यहां पर किसकी कमी आएगी, इसके अलावा यहां पर कमी आएगी OH- आयन की, और यहां पर किसकी कमी आएगी, यहां पर H+ आयन की कमी आएगी। तो दोनों अपोजिट हैं।
आसानी से समझना। अब बात करते हैं अम्लीय मृदाओं की श्रेणियां। तो 3 श्रेणियां हैं, एक तो है अल्प, अल्प है, एक मध्यम है, मध्यम है, और एक अति है, अति, अति अम्लीय, अति अम्लीय। अब देखते हैं श्रेणियों में क्या याद रखना है, बस आपको पीएच मान याद रखना है। अगर हम बात करें अल्प की, तो अल्प क्या होगी, जो बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा, तो यहां लिखोगे आप 6 से लेकर 6.5 जिन मृदाओं का पीएच होता है वो अल्प अम्लीय मृदा होती है। हम बात करें मध्यम की, तो मध्यम में आप लिखोगे 5 से लेकर 6.5 जिनका पीएच होगा वो आपके मध्यम अम्लीय मृदा होगी। हम बात करते हैं अति अम्लीय, तो अति अम्लीय में आपके ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। जिन मृदाओं का पीएच मान 4 से कम होता है वो अति अम्लीय मृदाएं होती हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, श्रेणियां मैंने आपको बता दी। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, क्वेश्चन जो पढ़ाया जाता है उसी के अंदर से आता है, बस हम उसको याद नहीं रख पाते। जैसे अम्लीय मृदा में जब मैंने आपको डिफाइन एक तरीके से डेफिनेशन नोट करवाई है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं, कौन से आयन ज्यादा है, कौन से आयन कम है, किस तरीके से निर्माण होगा, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। अब अम्लीय मृदा निर्माण होने का क्या कारण है, अम्लीय मृदा बनने का क्या कारण है, उस टॉपिक को हम यहां पर लेने वाले हैं। आप एक बार इसको अच्छे तरीके से याद रखें। जिन मृदाओं का मान 6 से लेकर 6.5 होता है वो अल्प अम्लीय होगी। क्यों होगी, देखो यहां पर 7 होता है उदासीन, 7 क्या होता है, उदासीन। अब 7 से तो कम ही है, लेकिन इधर ज्यादा भी कम नहीं है, 6 से लेकर 6.5 है, इसीलिए मैं इसको अल्प बोल रहा हूं, कम अम्लीय बोल रहा हूं। यहां 5 से लेकर 6.5 है तो मध्यम बोल रहा हूं, और अगर 7 से कम हो जाए तो अति अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति अम्लीय। यह आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके जेट में पहले ही आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया है कि अति अम्लीय मृदाओं में कौन से फसल की खेती उपयुक्त रहती है, या नॉर्मल अम्लीय मृदाओं में किस फसल को उगाना चाहिए। तो वहां पर आपको अधिकतर ऑप्शन दिया जाता है गन्ना व धान, ये दोनों फसलें जो है अम्लीय मृदा में उग जाती हैं। इनके लिए पीएच होना चाहिए 4 से लेकर 6.5। इस पीएच पे आराम से ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेती है। तो अम्लीय मृदा में क्वेश्चन आपके पहले आ चुका है, याद रखना। अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एसिडिटी। थोड़ा सा अम्लीयता के प्रकार में आपको बता देता हूं, टाइप्स ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता के प्रकार। सबसे ज्यादा अम्लीय मृदाएं कहां पाई जाती है, अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे जाऊं तो आपका आंसर क्या होगा, पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। करीबन करीबन वहां पे 90 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है, कहने का मतलब है पूर्वी जो हमारा इंडिया है, पूर्वी जो भारत है, उसमें अधिकतर अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। यह आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। कौन सी फसलें उगा सकते हैं, तो हम इसमें धान और गन्ना उगा सकते हैं, यह आपको याद रखना है। एक और पॉइंट आप नोट करना, काली मृदा को छोड़कर सब में अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। देखो स्टार लगा के नोट करना, काली, काली मृदा, काली मृदा को छोड़कर सभी प्रकार की मृदाओं में अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं, अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। कहानी ध्यान से समझना। देखो यहां से आपके जेट में अभी 2020 में एक क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी मृदाएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा तड़कने का गुण पाया जाता है, मतलब क्रैकिंग प्रॉपर्टीज किस सॉइल में होती है, तो किसके अंदर होती है, काली मृदा के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, काली मृदा के अंदर। याद रखना जो ब्लैक सॉइल है इसमें क्या होगा, जैसे आप पानी पिलाओगे ना तो 2 से 4 दिन बाद ही क्या होगी, दरारें पड़ने लगेगी और पानी मांगेगी। और काली मृदा किसके लिए उपयुक्त होती है, आप सबको पता है कि कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। किसके लिए, कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। इससे जाती है, किसके लिए, कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया है आपको, ये पूछा गया है। देखो अब समझते हैं, यहां पर काली मृदा को छोड़कर सभी प्रकार की मृदाओं में क्या होंगे, अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। अब जैसे अम्लीय पदार्थ क्या होते हैं, तो अम्लीय पदार्थ मैं आपको बताऊं, जब भी अपघटन होता है, अपघटन मतलब समझते हो विघटन, ठीक है, या डीकंपोजिशन, जो बैक्टीरिया होते हैं किसी भी जीव को खाकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, वो कार्बनिक अम्ल छोड़ देते हैं। कहने का मतलब थोड़ा सा इसको रसायन विज्ञान के तरीके से समझते हैं। जब भी देखो
कोई किसी भी पदार्थ का विघटन होगा तो CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? CO2 गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करेगी किससे? जल से, H2O से, तो यह निर्माण करती है किसका? H2CO3 और इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल हम इसको बोलते हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर? अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं सभी प्रकार की मृदाओं में। रीजन क्या होता है? अपघटन होता है, और अपघटन होता है तो वहां पर वो जल से क्रिया करके CO2 क्या बना लेता है? कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, जिसके फलस्वरूप अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक टॉपिक, आगे इसको डिटेल में कवर करेंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिडिटी कि अम्लीय मृदाएं कितने प्रकार की होती है। तो अम्लीय मृदाएं दो प्रकार की होती है। अम्लीय मृदाओं के प्रकार, अम्लीय मृदाओं के प्रकार की बात करते हैं। अम्लीय मृदाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले लिखना A फॉर एप्पल में एक्टिव एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय अम्लीयता। क्या बोलते हैं? सक्रिय अम्लीयता, हम इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, बिल्कुल ज्यादा उलझना नहीं है। दो प्रकार की अम्लीयता होती है। पहली आ रही है एक्टिव एसिडिटी, सक्रिय अम्लीयता। इस अम्लीयता में क्या होता है? जो मृदा घोल है, क्या है? मृदा घोल, उस पर H+ आयन की वजह से, H+ आयन की वजह से, अगर H+ आयन की वजह से उत्पन्न अम्लीयता को एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। याद रखना, बहुत आसान सी परिभाषा मैंने आपको लिखवाई है। एक्टिव एसिडिटी या सक्रिय अम्लीयता क्या होती है? तो सक्रिय अम्लीयता वो होती है, मृदा घोल की बात कर रहा हूं मैं, मृदा कणों की बात नहीं कर रहा। मृदा घोल जानते हो क्या होता है? मिट्टी के अंदर जो पानी पाया जाता है, जो घुला हुआ है, जिसमें आयन घुले रहते हैं, जिसमें पोषक तत्व घुले रहते हैं, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? अम्लता का निर्माण होगा। आप सबको पता है कि जब जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तब तब अम्लीयता बढ़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये एक्टिव एसिडिटी है या फिर सक्रिय अम्लीयता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दूसरे प्रकार की अम्लता। दूसरे प्रकार की अम्लता आती है एक्सचेंज एसिडिटी। इसको बोलते हैं विनिमय अम्लीयता। अब देखो विनिमय अम्लीयता क्या होती है, ध्यान से समझना। यहां पर तो मैंने बात की थी मृदा घोल की। किसकी बात की थी? मृदा घोल की। अब मैं बात करूंगा मृदा कणों की। किसकी बात करूंगा? अगर मृदा कणों पर क्या हो? एक्सचेंज की वजह से, जब आयन एक्सचेंज होते हैं उसकी वजह से अगर H+ तथा Al+3 आयन उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो अम्लीयता बनेगी उस अम्लीयता को हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज एसिडिटी बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस से दोबारा आपको समझाता हूं। देखो अम्लीय मृदाएं क्या होती हैं? वे मृदाएं जिनके अंदर H+ तथा एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता पाई जाती है, अधिक सांद्रता पाई जाती है, जिनका pH मान 7 से कम होता है, उन मृदाओं को हम अम्लीय मृदाएं बोलते हैं। इनमें फेरस, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। इन मृदाओं को हम अम्लीय मृदा बोलते हैं। 3 प्रकार की अम्लीय मृदा होती है, मतलब 3 श्रेणियां हैं। एक तो कौन सी है? नॉर्मल अम्लीय है, जिसमें क्या था? 6 से लेकर 6.5 pH था। उसके बाद मध्यम में हमने क्या देखा? 5 से लेकर 6.5 देखा है। उसके बाद अति 4 से कम हमने देखा। ये हमारी श्रेणियां हो गई। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि काली मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की जो मिट्टियां होती है उनमें अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं, और अगर वो पदार्थ बढ़ने लग जाए तो मृदा वहां की अम्लीय हो जाती है। यहां तक बात हमने की है। उसके बाद हमने बताया कि 2 प्रकार की अम्लीय मृदाएं होती हैं, या 2 प्रकार की अम्लीयता होती है। एक तो होती है एक्टिव और दूसरी होती है एक्सचेंज। एक्टिव में क्या होता है? अगर मृदा घोल में जो घोल है, जो सॉल्यूशन है मृदा के अंदर, अगर उसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसको हम एक्टिव बोलेंगे। और दूसरे में मैंने आपको बताया कि जो मृदा के कण हैं, जो मृदा पार्टिकल हैं, उनमें आयन एक्सचेंज होने की वजह से अगर H+ और एल्यूमिनियम+3 आयन उत्पन्न होते हैं
तो उस अम्लीयता को हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज एसिडिटी या विनिमय अम्लीयता बोलेंगे। बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास आता है अम्लीय मृदा बनने का क्या कारण है, कैसे बनती है। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो जो ये मृदाएं है ना, चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय या लवणीय, यहां से क्वेश्चन फिक्स है। और क्वेश्चन फिक्स है तो हमें टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, बस आप इसको याद करना, क्योंकि मेन होता है याद करना। तैयारी सब करते हैं, आप सबको पता है। तो बिल्कुल आ जाते हैं, अम्लीय मृदा बनने का क्या कारण है। हेडिंग डालिए, अम्लीय अम्लीय मृदा बनने के कारण। क्या कारण है भाई? तो अम्लीय मृदा बनती है तो बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण। आपने देखा होगा, एक बार थोड़ा सा डिटेल में कहानी से मैं आपको समझाता हूं। आपने पढ़ा होगा 11th 12th में हमारे एक टॉपिक था जल निकास। कौन सा था? जल निकास। याद है सभी को वो दिन जब वाटर ड्रेनेज पढ़ा था। वाटर ड्रेनेज में हमने पढ़ा था कि अगर हम खेत में जल निकास नहीं करेंगे, ठीक है भाई साहब, हमने खेत में जल निकास नहीं किया, ये हमारा खेत है और जल भरा रहा। क्या भरा रहा? जल भरा रहा। तो जल भरे रहने के फलस्वरूप क्या होगा? इसमें आयंस आने लगेंगे और क्या होंगे? लवण जमा होने लगेंगे। क्या जमा होने लगेंगे? लवण। और जैसे यहां पर सतह पर लवण जमा होंगे तो यहां क्या होगा? अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। इस तरीके से अम्लीय मृदा का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम यूरिया का या अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट, ये जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए ना, ये कौन से उर्वरक हैं? ये अम्लीय उर्वरक है। क्वेश्चन आ चुका है बाल को पहले। क्वेश्चन क्या आया है कि इनमें से कौन सा उर्वरक मृदा में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है? तो बाल को याद रखना, ये 3 है, 3 के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक तो यूरिया है, एक अमोनियम सल्फेट है और एक अमोनियम नाइट्रेट है। अगर बार बार आप इनका प्रयोग करोगे तो अम्लीय मृदा बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि प्रभाव कैसा छोड़ेगी? अम्लीय छोड़ेगी। इसके अलावा जहां पर विघटन हो रहा है और विघटन के फलस्वरूप क्या होता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका? देखो जब CO2 क्रिया करेगी ना जल के साथ तो क्या बनाएगी? या आपके बनाएगी H2CO3 बनाएगी और इसको हम बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगी। अब अगर कार्बनिक अम्ल बढ़ने लगेंगे हमारी मृदा के अंदर तो मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। ये मैंने आपको बेसिक समझाया है। चलिए स्टेप बाय समझते हैं, जिस तरीके से हम कोचिंग में पढ़ते हैं। कोचिंग जैसा फील आना चाहिए, तभी मजा है पढ़ने में। बस आप पढ़ते रहो, समझते रहो और नोट करते रहो। तो एक एक पॉइंट से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है पेत्रक पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ पेरेंट मटेरियल। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सबसे पहले नंबर पे पेत्रक पदार्थ की प्रकृति की बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कि पेत्रक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? तो आप सीधा सा बोलोगे कि सर जब वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, कहने का मतलब है जब चट्टानों का अपक्षय होता है, तो अपक्षय होने के फलस्वरूप क्या होता है? पेरेंट मटेरियल बनते हैं। और पेरेंट मटेरियल वह पदार्थ होते हैं जिनसे आगे जाके फ्यूचर में मृदा का निर्माण होता है। उन मृदाओं को हम क्या बोलते हैं? हम उसको मृदा बोलते हैं। मतलब अब किन पदार्थों से निर्माण हो रहा है, डिपेंड करता है ना किन पदार्थों से निर्माण हो रहा है। तो यहां पर पेत्रक पदार्थ जिम्मेदार हैं अम्लीय मृदा के लिए। कैसे जिम्मेदार हैं? अगर क्वार्ट्ज व सिलिका, अगर इनके पेरेंट मटेरियल क्वार्ट्ज और सिलिका से अगर किसका निर्माण हुआ है? मृदा का निर्माण हुआ है, तो बोलो मृदा कैसी होगी? अम्लीय होगी। अम्लीय होने का क्या रीजन है? आप सभी जानते हो, क्वार्ट्ज और सिलिका SiO2 इनकी मात्रा ज्यादा है। अब इनसे जो मृदा बनेगी ये क्या है? कुदरत अम्लीय है। तो इनसे जिस मृदा का फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा? अम्लीय। अरे कहानी इस तरीके से समझो, 2 अफ्रीकन थे। क्या थे? 2 अफ्रीकन। ये दोनों अफ्रीकन है, दोनों बहुत काले काले हैं। क्या है? बहुत काले काले हैं। तो इनसे आने वाली जो आगे की संतानें होगी वो भी कैसी होगी? काली काली होगी। यही कहानी मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वार्ट्ज और सिलिका से जो मृदा बनेगी वो कैसी होगी? अम्लीय होगी। कारण क्या है? क्योंकि क्वार्ट्ज और सिलिका कुदरत क्या है? अम्लीय हैं।
और ये कैसा प्रभाव छोड़ती है, अम्लीय प्रभाव छोड़ती है, तो मृदा कैसी बनेगी, अम्लीय बनेगी। कैसा बच्चा पैदा होगा, काला बच्चा पैदा होगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर क्वार्ट्ज और सिलिका की मात्रा कम है या इनसे चट्टान मतलब इनसे मृदा का निर्माण नहीं हुआ है, किसी और पदार्थ से मृदा का निर्माण हुआ है, तो क्या वो अम्लीय होगी, नहीं होगी। तो इसमें मेन आप याद रखोगे सबसे पहला पॉइंट पैतृक पदार्थ की प्रकृति। देखो एक एक पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर बड़ा दिमागदार होता है, हो सकता है आपको क्या दे दे, पैतृक पदार्थ की प्रकृति दे दे कि बताइए अम्लीय मृदा बनने का क्या कारण है। 3 ऑप्शन ऐसे दे दिए जो आपको पल्ले नहीं पड़े, एक ऑप्शन दिया पैतृक पदार्थ की प्रकृति, तो आपको याद रखने हैं सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड की बात करते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक आप सभी जानते हो, चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है और चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है और पैतृक पदार्थ से धीरे धीरे किसका निर्माण होता है, मृदा का। 1 ग्राम मृदा में, लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, मृदा आ गई इसलिए बता दिया। 1 ग्राम मृदा के फॉर्मेशन में करीबन 800 से लेकर 1000 वर्ष लग जाते हैं, यह आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके आईबीपीएस एग्जाम में आ चुका है। 1 ग्राम मृदा निर्माण में 800 से लेकर 1000 वर्ष का समय लगता है। आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक के ऊपर। दूसरा पॉइंट आता है बेस का क्षीण होना। किसका, बेस। अब बेस कौन है भाई साहब, तो सार है। क्या है, सार का क्षीण होना। क्षीण होने का मतलब क्या है, एक तरीके से इनका खत्म होना, सारों का नीचे जाना। जैसे अगर OH माइनस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक प्लस सी बात है कि मतलब नॉर्मल बात है कि हाइड्रोजन आयन अपना प्रभाव दिखाएगा और हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन नजर आएगा। भाई OH तो चला गया, राज किसका रहा, हाइड्रोजन का रहा, तो मृदा कैसी बनेगी, अम्लीय बनेगी। आपको पता है ना कि जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होती है वो अम्लीय मृदा होती है। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। क्या है टॉपिक, बेस सार का क्षीण होना। अब जहां पर अधिक वर्षा होती है, पॉइंट ध्यान से समझना, जहां पर क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा होने की वजह से क्या होता है, जो बेस होते हैं, बेस मतलब जानते हो, जो सार होते हैं, सार जिनका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, वो क्या होते हैं, जमीन में नीचे चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, जमीन में नीचे चले जाते हैं। और जमीन में नीचे चले जाते हैं तो ऊपर कौन बचता है, ऊपर की लेयर में आपके बचते हैं, जैसे H+ हो गया, जैसे Al+3 हो गया, इसके अलावा फेरस हो गया, इसके अलावा मैग्नीज आयन हो गया, ये ऊपर बचेंगे तो कैसी मृदा हो गई, अम्लीय मृदा हो गई ना। तो इसी तरीके से किसका निर्माण हो जाता है, अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, बेस का क्षीण हो रहा है, मतलब जो सार हैं नीचे जमीन में जा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले जितना हो सकता है उतना मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यार मैंने सुना है कि एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, एक तरीके से उनको केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आ जाता है तो समझने में दिक्कत होती है। बट अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे जेट वाले हो चाहे सुपरवाइजर वाले हो, क्योंकि आप कल्पेश सर से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आप दिक्कत मत लीजिए, बस आप समझते हुए चलिए। तो बात करते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की। किसकी बात करते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जस्ट मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको बताया आप उसको नोट कर लीजिएगा। जो भी मैंने आपको आयन लिखवाया कि ऊपर सतह पे आ जाते हैं, बाकी आयन नीचे चले जाते हैं। कौन नीचे जाते हैं, तो ये भी लिख लेना, OH- वाले, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे हमने लिखा था कैल्शियम लिखा था, इसके अलावा हमने मैग्नीशियम लिखा था, मैग्नीशियम 2+ है, इसके अलावा हमने सोडियम है तथा K+ है। ये क्या है, इनका क्षीण होता है, ये जाते हैं नीचे, ये आपको याद रखना है। अब रिएक्शन से समझते हैं, तो रिएक्शन बहुत आसान है। सबसे पहले रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, CO2 + H2 क्या बना, कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 बन गया। क्या बन गया, H2CO3, और हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कार्बोनिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये बन गया कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद में क्या हो रहा है, कार्बोनिक अम्ल, ये बन गया कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद में क्या हो रहा है, ध्यान देना, इसके बाद में समझना यहां पर ध्यान से, जो मृदा है उसमें कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। कौन से आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम। तो ये Ca2+ आयन है, किसके अंदर है, मृदा के अंदर है। ये यहां पर मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, ये मैंने क्या बनाया, क्ले सॉइल बना दी, Ca2+ और क्ले, ये क्या है, मृदा है। आप चाहो तो लिख सकते हो मृदा, क्या लिख सकते हो, मृदा लिख सकते हो। अब देखो यहां पर क्या होगा, जो कार्बोनिक अम्ल कैसे बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, और कार्बोनिक अम्ल किससे, कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं हाइड्रोजन धन आयन। कैसे प्रतिस्थापित करते हैं, ध्यान दो,
ये अभिक्रिया इस तरीके से होगी H2CO3। और देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्ले पे अभी कौन है, कैल्शियम आयन है, कौन है, कैल्शियम आयन है। बट यहां पर ये भाई साहब क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को लात मार के भगा देते हैं और कौन बैठ जाते हैं, यहां पर H+ और H+ आयन बैठ गए। देखो H2, तो दोनों आयन बैठ गए किस पे, मृदा पे। ये धनायन है और इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया किसको, कैल्शियम को। तो चलिए बात करते हैं कि यहां कौन बैठ गए, इस क्ले कण पे, इस मृदा कणों पे कौन आ गए, H+ आ गए। तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे इस कंडीशन में आपके पास बनेगा CaCO3, क्या बनेगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हम इस पदार्थ को बोलते हैं। तो ये आप याद रखोगे। अब यहां कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, क्षीण होगा, जैसा कि आपके टॉपिक में है। क्या होगा, क्षीण मतलब जानते हो, लीचेबल है ये। क्या है, लीचेबल। लीचेबल मतलब समझ रहे हो, ये जमीन में जब अधिक बरसात होगी तो ये क्या है, एक तरीके से इनका भारात्मक भार जो है अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ये मृदा में नीचे चले जाएंगे और ऊपर कौन बचे। देखो इसने प्रतिस्थापित कर दिया, पहले मृदा पे कैल्शियम थे, सब कुछ कुशल मंगल था, बट कार्बोनिक अम्ल बना। मैंने बताया था जब जब कार्बोनिक अम्ल बनेगा और यहां पर ये क्रिया करेगा किससे, कैल्शियम से, जैसे कार्बोनिक अम्ल ने क्रिया की, तो हाइड्रोजन धनायन इसको प्रतिस्थापित कर रहा है और आगे भेज रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना और मृदा पे किसके आयन आ गए, मृदा पे किसके आयन आ गए, बोलो, हाइड्रोजन आयन आ गए। और हाइड्रोजन आयन आ गए तो हो गया मृदा अम्लीय। क्योंकि आपको पता है कि जो अम्लीय मृदा होती है, कौन सी मृदा, अम्लीय मृदा, वो क्या होती है, जिसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, उस मृदा को हम अम्लीय मृदा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं और कौन कौन सी या और कौन कौन से टॉपिक है जिनसे अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, ये पेत्रक पदार्थ याद रखना है, दूसरा बेस वाला याद रखना है। थर्ड पे हेडिंग डालिए आप, थर्ड पे अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, अधिक अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। क्या हेडिंग डालोगे, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, हेडिंग डालिए अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, अधिक, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही प्रयोग करेंगे। अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग। अगर आप नॉर्मल प्रयोग कर रहे हो तब टेंशन की जरूरत नहीं है, अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग। लेकिन अगर आप हद से ज्यादा ही प्रयोग कर रहे हो कि नहीं हम तो यूरिया देंगे, क्योंकि आपको पता है भाई साहब कि यूरिया से प्रोडक्शन बढ़ता है और इस लालच में किसान बहुत ज्यादा यूरिया डालता है, जिसके फलस्वरूप मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। देखो कहानी उस समय की है जब क्या है, किसान सिर्फ गोबर की खाद डाला करते थे। किसकी खाद डालते थे, सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद डालते थे। अब मुझे भी नहीं पता है, बट मैंने सुना है कि हुआ यूं, किस प्रकार से पहले जो फार्मर थे वो अपने खेत में रसायन का यूज करते थे या नहीं करते थे। आपका आंसर होगा नहीं करते थे, मेरा भी आंसर यही है, नहीं करते थे। अब हुआ क्या है, जब हमारे पास की बात मैं आपको बता रहा हूं, गड्ढेपान है और गड्ढेपान में वहां यूरिया के कट्टे बनते हैं, मतलब यूरिया खाद बनता है, आप सबको पता है। अब जो यूरिया खाद बनता है, तो पहली बार यूरिया खाद बनाया गया और एक रसायन था, केमिकल था। तो फैक्ट्री वाले गांव में गए और किसानों से बोला कि आप हमारे इस खाद को या हमारे इस उर्वरक को आप जमीन में डाल के देखो, आपका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा। लेकिन गांव के किसान कैसे मान ले भाई बात को, इतनी आसानी से कोई नहीं मानता। जो किसान होते हैं ना, इतनी आसानी से बात नहीं मानते। मतलब बहुत समझाया फैक्ट्री वालों ने कि आप यूरिया डाल के देखो, एक बार आपका गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जहां पर आपके 5 क्विंटल बीघा के गेहूं निकल रहे हैं, वहीं पे आपके 7-8 क्विंटल बीघा के गेहूं निकलेंगे। बट भाई साहब क्यों माने इस बात को, तो इन्होंने बहुत कोशिश की, किन्होंने, फैक्ट्री वालों ने। कहानी ध्यान से समझना, फैक्ट्री वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो हमारे किसान थे वो टस से मस नहीं हुए और इन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि हम नहीं डालेंगे। अब ये रिजल्ट बताए तो कैसे बताए, अगर ये किसानों को चाहते हैं कि किसान हमारा प्रोडक्ट खरीदे, हमारा यूरिया खरीदे, लेकिन किसान एक बार प्रैक्टिकल देखेगा तभी तो खरीदेगा ना। अब किसान तो मानने को ही तैयार नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए ही तैयार नहीं है, तो बताओ यूरिया का क्या करे। तो भाई साहब जो इनके नेटवर्क मार्केटिंग वाले थे, गांव में गए रात में। कहां गए, रात में। और जो ये खेत है जिसमें गेहूं उगा हुआ है, इसमें क्या कर दिया, इन्होंने यूरिया खाद डाल दिया। क्या कर दिया, यूरिया खाद डाल दिया।
उसके बाद में जब गांव में पता चला कि यार ये कौन डाल गया, अब डाल गया जो डाल गया, अब क्या करे, लेकिन इस खेत में जो प्रोडक्शन हुआ ना, उत्पादन, वो कहीं ज्यादा था। तो यूरिया से क्या है, उत्पादन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, उत्पादन। उसके बाद में धीरे धीरे किसानों को ट्रस्ट हुआ कि नहीं यार, इफको कंपनी अच्छी है जो खाद बनाती है, इससे वाकई में प्रोडक्शन बढ़ता है। और आज आप देखो यूरिया डीएपी की डिमांड इतनी हो गई कि बिना आधार कार्ड के नहीं मिलता है। पहले जबरदस्ती देते थे और आज समय ऐसा आ गया कि आधार कार्ड लाओगे तो पर बीघा पे इतने ही कट्टे आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो यूरिया का ज्यादा प्रयोग करते हैं किसान। अब यूरिया एक कैसा खाद है, ऐसा फर्टिलाइजर है, ये जमीन पे अम्लीय प्रभाव छोड़ता है। बोलो आपको याद है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो बात करते हैं हम अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग। किसकी बात करते हैं, अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग। अब किस प्रकार से अधिक प्रयोग करेंगे, अम्लीय उर्वरक होते कौन कौन है सर, ये तो बता दो पहले। तो लिखो, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि अमोनिया सल्फेट हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, इसके अलावा अमोनिया नाइट्रेट हो गया, अमोनिया नाइट्रेट हो गया। इसके अलावा यूरिया को कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं क्योंकि इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। हर बच्चा एग्रीकल्चर का यूरिया को जानता है। कारण क्या है, यही 46% है जिसकी वजह से सब इसको जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अधिक प्रयोग करेंगे जिससे होगा क्या, अम्लीय होगी मृदा। कैसे होगी, प्रूफ करते हैं। तो बिल्कुल इसको भी हम एक रिएक्शन से समझेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे अमोनियम सल्फेट का। किसका, अमोनियम सल्फेट का। ध्यान से समझना भाई कहानी। वही वापस में बनाऊंगा क्ले। क्या बनाऊंगा, ये क्ले है, ये क्या है, मृदा है। और इस मृदा पे कौन से आयन है, आप सबको पता है, कैल्शियम आयन है। कौन से, कैल्शियम आयन है। अब यहां पर मैं इसमें क्या डाल रहा हूं, तो देखो अमोनियम सल्फेट डाला, NH4 2SO4, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट है। ये है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। अब यहां पर प्रतिस्थापन होगा, क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। ये क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा कैल्शियम को। कैसे करेगा, कहानी समझो। यहां पे ये है क्ले, क्या है, क्ले, ठीक है भाई साहब, ये क्ले है। अब हम बात करते हैं, तो यहां पर देखो अमोनिया के 2 अणु हैं, तो जिस प्रकार हाइड्रोजन था ना, उसी प्रकार यहां पर NH4, ठीक है, NH4 जो है हमारा, NH4 प्लस और NH4 प्लस, ये दोनों आयन कहां आ गए, कैल्शियम की जगह इन्होंने ले ली, मृदा पे ये आयन आ गए। अब इसका क्या हुआ कैल्शियम का, तो कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर दिया, और क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना। क्या बना, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट बोलो क्या होता है, लीचेबल होता है। लीचेबल मतलब समझते हो, लीचेबल मतलब होता है निक्षालन हो जाता है इसका। क्या हो जाता है, निक्षालन। अधिक भारी होने की वजह से वर्षा जल के साथ घुलकर अंदर जमीन में नीचे चला जाएगा। बट यहां पर तो कौन आ गया, क्योंकि मृदा पे कौन आ गया, अमोनिया आ गया। और अमोनिया आ गया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन है, आप सबको पता है। तो मृदा कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। ये किसका उदाहरण दिया मैंने आपको, अमोनियम सल्फेट खाद डाला तब। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, यहां पर अमोनियम नाइट्रेट का ले लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब उदाहरण हम किसका लेंगे, अमोनियम नाइट्रेट का लेंगे, अमोनियम नाइट्रेट। तो लिखो भाई अमोनियम नाइट्रेट लिखो, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का उदाहरण लेंगे, वापस वही बनाऊंगा मैं। ये क्ले मैंने बनाई, और यहां पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इनको, ठीक है। ये कैल्शियम आयन हमारे पास है, अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे। अमोनियम नाइट्रेट हम इसमें डालते हैं, ये अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। इसको बैलेंस कर लेना, समीकरण को मैंने बैलेंस कर दिए है यहां पर। NH4NO3, ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अब वापस कहानी वही होगी कि जो अमोनिया है किसको प्रतिस्थापित कर देगा, कैल्शियम को। कैसे करेगा, देखो इधर कहानी, ये है क्ले। क्या है, क्ले, ये क्ले पार्टिकल है। और यहां पर कौन बैठ गए, NH4 प्लस, कौन बैठ गए, NH4 प्लस बैठ गए, ठीक है, NH4 प्लस। और इधर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इधर बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है। और ये भी क्या होता है, लीचेबल। इस चिन्ह का मतलब क्या होगा कि जमीन में जाएगा, निक्षालित हो जाएगा। मेन पॉइंट यहां पर है, मेन इस गोले में है कि मृदा के कणों पर कौन है अभी उपस्थित,
किसका भूत लगा है? पहले कैल्शियम का भूत मृदा कणों पर लगा था, अब अमोनिया का भूत मृदा कणों पर लगा है। मतलब मृदा कैसी हो गई? मतलब मृदा हो गई अम्लीय। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अब अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हम लेंगे यूरिया का। किसका लेंगे? यूरिया, जिसको आप सभी जानते हो कि नहीं जानते? नाइट्रोजन 46%। इस क्वेश्चन के लिए बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस यही क्वेश्चन है एग्रीकल्चर में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? यूरिया की। एग्जाम्पल यूरिया का लेंगे तो चलिए लिखते हैं NH2 का होल ट्वाइस। अब यहां पर यह अभिक्रिया किससे करेगा? देखो आप सबको पता है, रासायनिक आपने पढ़े होंगे, जब भी हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हमें खेत में पानी पिलाना पड़ता है। कारण क्या है? ताकि वो घुल सके, जड़ों के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाए, यही नॉर्मल प्रोसेस होती है। तो यहां पर जब इसमें पानी पिलाएंगे तो भाई साहब यूरिया किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? बोलो, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? NH4 का होल ट्वाइस CO3, और इसको बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं? अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। और ये क्या है? अम्लीय है। तो मृदा पर कौन सा प्रभाव छूटा? अम्लीय प्रभाव छूटा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अम्लीय मृदाएं कैसे बनती है। मैंने आपको 3 तरीके बताए भी अम्लीय मृदा बनने के। कौन कौन से बताए? पैतृक पदार्थ, बेस का क्षीण होना, अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ आता है जीवाश्म पदार्थ। अब जीवाश्म पदार्थ बहुत आसान है, आप सभी जानते हो भाई जीवाश्म पदार्थ क्या होते हैं। अरे वही जो रामलाल की गाय मर गई थी, तो मरने के बाद कुत्तों ने, जीवाणुओं ने उसकी हालत ऐसी कर दी कि 2 महीने बाद वो गाय जहां डाली गई थी ना, वहां नहीं दिखी। कारण क्या था? उसने मतलब उस गाय को क्या किया, आसपास के जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियां उड़ उड़ के उस पर आ गई, जीवाणु उसको खाने लगे, और इतना खाया कि मिट्टी में मिला दिया। क्या किया? मिट्टी में मिला दिया, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? जीवाश्म पदार्थ का निर्माण हुआ। बहुत आसान है। तो हेडिंग डालिए, जीवाश्म पदार्थ की वजह से भी अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। जीवाश्म पदार्थ, क्या? जीवाश्म पदार्थ। अब जीवाश्म पदार्थ से कैसे होगा? देखो, जब भी सड़ने व गलने से, किससे? सड़ने और गलने से। जब भी कोई भी चीज सड़ेगी, सड़ना मतलब समझ गए ना, बदबू मारेगी, जब भी सड़ेगी और गलेगी तो किसका निर्माण करेगी? तो निर्माण करेगी कार्बनिक अम्ल का, कार्बनिक अम्ल का। और जब जब कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा, कार्बनिक अम्ल आपका जल के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा या कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा और अम्लीय मृदा का फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से करेगा? ध्यान से समझना। यहां पर हम बात करते हैं कार्बनिक अम्ल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? कार्बनिक अम्ल का। किस तरीके से हुआ? देखो, जीवाश्म, यह है जीवाश्म पदार्थ। क्या है? जीवाश्म पदार्थ। ये 2 बार मैंने आपको समझा दिया। जीवाश्म पदार्थ, जीवाश्म पदार्थ क्या कर रहा है? सबसे पहले इसका क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? विघटन। विघटन मतलब इसको जीवाणु क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में मिट्टी में मिला रहे हैं। और जब विघटन होता है तो निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कहानी समझ में आई? कहानी इतनी सी थी कि जो रामलाल की गाय है वो मर गई थी, उसको जीवाणु मिट्टी में मिला रहे हैं, विघटन हो रहा है, विघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कहानी यहां तक समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो क्या करेगी? ये जल के साथ अभिक्रिया करेगी और किसका निर्माण करेगी? H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगी। और यही कार्बनिक अम्ल क्या करता है? मिट्टी को अम्लीय बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा? ध्यान से समझते हुए चलना। वापस रिएक्शन लेंगे हम, वापस रिएक्शन लेंगे। कौन सी लेंगे? क्ले वाली। रिएक्शन लेंगे हम, वापस रिएक्शन लेंगे। कौन सी लेंगे? क्ले वाली। क्ले वाली, ये है क्ले। क्या है? क्ले पार्टिकल है, और इस पे कैल्शियम आयन है। कौन सा आयन है? कैल्शियम आयन है। अभी अब कैल्शियम आयन है तो यहां पर वापस वही अभिक्रिया जो भी मैंने आपको नोट करवाई थी, H2CO3 कार्बनिक अम्ल क्ले के साथ अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन इसको प्रतिस्थापित करेगा, लात मार के भगाएगा इसको। और लात मार के भगाएगा तो यहां क्ले कणों पर कौन आ जाएगा? H+ और H+ आयन आ जाएगा। फलस्वरूप हमारे पास क्या बनेगा? फलस्वरूप हमारे पास बनेगा CaHCO3
का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। और ये क्या होता है? ये होता है घुलनशील, और घुलनशील होगा तो लीचेबल है। मैंने नीचे एरो बनाया, मतलब ये जमीन में चला जाएगा। लेकिन ऊपर कौन बचा? मेन कहानी यहां पर ही है। मेन इतना है, अम्लीय मृदाओं में हाइड्रोजन आयन आएगा, और हाइड्रोजन आयन आएगा, सांद्रता बढ़ेगी, तो अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा। बोलो कहानी समझ में आई या नहीं आई? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। देखो, अब तक हमने देखा अम्लीय मृदाएं क्या होती है, उसके बाद हमने देखा अम्लीय मृदा बनने का क्या कारण है। कारण हमने देख लिए। इसके अलावा इसमें एक और कारण ऐड कर सकते हो, वैसे पूछा नहीं जाता 5वें नंबर पे, सूक्ष्म जीवों की वजह से। ये कहानी इसी के अंदर इंक्लूड हो गई। देखो यहां पर ये जो है ना, इसका विघटन कौन कर रहे हैं? सूक्ष्म जीव विघटन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड ने जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण किया। ये प्रोसेस इस तरीके से चलेगी। तो आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो। तो इन 5-6 पॉइंटों के बाहर आपका नहीं जाएगा अगर क्वेश्चन बनेगा तो, कि बताइए क्या कारण है। तो कारण मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सुधार कैसे करें, अम्लीय मृदाओं का सुधार कैसे करें। बच्चा यही तो कंफ्यूज होता है, जिप्सम डालूं या चूना। तो आप निश्चिंत रहिए, कंफ्यूज आप होगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, अम्लीय मृदा को सुधारने के तरीके, या अम्लीय मृदा सुधार, अम्लीय मृदा सुधार। और बिल्कुल सुधार के रहेंगे हम अम्लीय मृदा को, क्योंकि अगर अम्लीय मृदा को हम नहीं सुधारेंगे ना, तो हमारे किसान की हालत खराब हो जाएगी। और ऐसा हम होने नहीं देंगे, आपको पता है, ऐसा अन्याय हम कभी नहीं होने देंगे। तो आप लिखो अम्लीय मृदा सुधार। क्या लिखोगे? अम्लीय मृदा सुधार। किस तरीके से सुधार कर सकते हैं? तो देखो, सुधार करने का आप कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात बराबर है। सीधी सी कहानी आपको सुनाता हूं। चूना डालेंगे। क्या डालेंगे? चूना। याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखोगे। चूना डालेंगे, जिससे हमारी अम्लीय मृदा क्या होगी? सुधरेगी। कैसे सुधरेगी? जितनी भी रिएक्शन है मैंने आपको बताई है ना, सारी उल्टी हो जाएगी। कैसे उल्टी हो जाएगी समझते हैं। अब चूने में अलग अलग प्रकार का चूना होता है, किसके अंदर कितना है, किसके अंदर कितना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जैसे मैं बात कर लेता हूं कैल्शियम चूना। कैल्शियम चूना, कैल्शियम चूना में क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि कैल्शियम आयन ही तो था जो जमीन में गया है। हमें वापस हाइड्रोजन आयन को लात मार के कैल्शियम आयन को लाना है। कहानी इतनी सी है, ठीक है ना, जिसमें हमारी मृदा का सुधार हो जाएगा। तो कैल्शियम चूना हम डालेंगे, इसको बोलते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसको डालेंगे जमीन में। अब भाई साहब इसको जमीन में डालेंगे, जिससे हमारी अम्लीय मृदा तो सुधर जाएगी। अम्लीय मृदा सुधर जाएगी, लेकिन सुधरेगी कैसे? वो प्रक्रिया में बताओ। तो प्रक्रिया ध्यान से सुनना, प्रक्रिया में कुछ नहीं होगा। आप उस रिएक्शन में कैल्शियम आयन क्या हो रहा था? प्रतिस्थापित हो रहा था। अब यहां पर वो हाइड्रोजन आयन की जगह पे वापस कौन आ जाएगा? कैल्शियम आयन आ जाएगा, और हमारी मृदा सुधर जाएगी। आगे उदाहरण से समझाऊंगा मैं। आप इसमें लिख सकते हो, इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है तथा मैग्नीशियम की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। ये आप कैल्शियम में याद रखोगे। दूसरा पदार्थ कौन सा डालोगे? तो दूसरा पदार्थ आप डालोगे डोलोमाइट। कौन सा माइट है भाई? डोलोमाइट आप डालोगे। अब डोलोमाइट क्या होता है? तो डोलोमाइट लिखो CaMgCO3 का होल ट्वाइस। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी इतनी सी है कि इसमें कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी। भाई यही तो पदार्थ हमें डालने हैं, क्योंकि इन पदार्थों की मात्रा में कमी आ गई है। ये पदार्थ हमें बढ़ाने हैं, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोनिका। याद है आप लोगों को? याद रखना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पदार्थ कौन सा डालेंगे? तो थर्ड हम बिना बुझा चूना डाल सकते हैं। बिना बुझा चूना। अब बिना बुझे चूने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कौन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बुझा हुआ चूना हम डाल सकते हैं। भाई आपके जो पेपर आएगा, पेपर उसमें से इन चारों पांचों में से एक होगा बुझा हुआ चूना। बस आप कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए सारे टॉपिक आपको नोट करवाऊं। बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखो हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर आ गया है। इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो जाएगी और अम्लीय मृदा का सुधार होने लगेगा। इसके अलावा और क्या डालेंगे? बहुत सारे पदार्थ है, लिखते चलो आप। इसके अलावा आप डालोगे मार्ल। क्या डालोगे? मार्ल, क्योंकि मार्ल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। इसके अलावा आप खडियां डालोगे। खडियां, खडियां
मतलब चौक, क्या डालोगे, चौक आप डालोगे, चौक। और चौक में भी किसकी मात्रा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। आप सबको पता है, चौक खाई भी होगी आप लोगों ने, बत्ती खाई होगी जब स्कूल में पढ़ते थे। आगे सारे उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारे उर्वरकों का प्रयोग। भाई जहां पर हम अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं वहां पर सारे उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, अम्लीय को कम कर देंगे, जिससे भी क्या होगा, सुधार हो सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप उनके अकॉर्डिंग ही चल सकते हो। पता है ना, पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि नहीं पड़ता, कभी कभी चोर बनना पड़ता है, तब जाके पुलिस चोर को पकड़ पाती है। तो कहानी वही है, कुछ नहीं है भाई, आपकी मृदा जब अम्लीय हो गई है, आप इसको सुधार नहीं कर पा रहे हो तुरंत, तो क्या करें, तो भाई साहब आप इसमें जो फसलें उगती है वही उगा दो। जैसे कौन कौन उगता है, जैसे उगता है गन्ना व धान, बताया था मैंने आपको, क्योंकि गन्ना व धान के लिए 4 से लेकर 6.5 कितना, 4 से लेकर 6.5 pH होना चाहिए, जिसमें हमारी फसलें दौड़ेगी बढ़िया तरीके से हमें उत्पादन देगी, प्रोडक्शन देगी। तो इस तरीके से हम सुधार सकते हैं, चाय वो धान की खेती करके, चाय, सॉरी यहां गन्ने की जगह आप चाय लिखना, क्या लिखना, चाय इंपोर्टेंट है, चाय व धान की खेती लिखोगे आप, क्या लिखोगे, चाय व धान की खेती करके हम अम्लीय मृदा का सुधार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सारी की सारी प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे एक बार बता देता हूं, आप बोलोगे कि सर बताया नहीं, आपने बोल दिया, कैल्शियम ने हाइड्रोजन को लात मारी, कैसे मारी, तो ध्यान से समझो। यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं, किसका लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक उदाहरण लेते हैं, किस तरीके से लात मारता है, किस तरीके से लात नहीं मारता है। तो बिल्कुल कहानी क्या हो गई है, मिट्टी की, मिट्टी कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, कौन है, हाइड्रोजन आयन बैठा है, आपने क्या डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, यही डाला आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेगा तो कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, और यहां पर कौन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, कौन आ जाएगा, कैल्शियम, ये देखो कैल्शियम आ गया, प्लस क्या बन रहा है, प्लस आपके बन रहा है 2H2 जल बन रहा है, कैल्शियम और H2O में टूट गया कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, कैल्शियम आयन आ गया। बोलो मृदा पे जब ये आ गया, यहां लिख लेना क्ले पे आया, कहां पर आया, मृदा पे, तो मृदा अम्लीय थी तो कैसी हो गई, सुधर गई हमारी मृदा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का ले लेते हैं, वापस कंडीशन क्ले, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, हाइड्रोजन आयन बैठे हुए हैं, मिलाओ कैल्शियम कार्बोनेट, कंडीशन वही होगी वापस क्ले पे, किस पे, क्ले पे, कौन आ जाएंगे, कैल्शियम आयन आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, कैल्शियम आयन आ जाएंगे, और किसका निर्माण होगा, CO2 प्लस H2O में टूटेगा। तो इस तरीके से आ गया मृदा कणों पे, हमें यही तो चाहिए, इस तरीके से हम इसका सुधार कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पहले आ चुका है चाय व धान वाला, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक और आपको चीज बता देता हूं, अम्लीय मृदा मतलब एक तरीके से ये जो टॉपिक जो भी मैंने आपको एंड में लिया है, सारा का सारा चूना था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, अम्लीय मृदा सुधार चूने से करेंगे। चूने के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं मृदा के ऊपर, तो अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, जितने भी पड़ते हैं अधिकतर, जैसे एक तो अम्लीय मृदा का सुधार होगा, दानेदार संरचना बनेगी, मृदा का अपरदन कम होगा, इसके अलावा OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी, pH सही हो जाएगा, pH में वृद्धि होगी, तो ऐसे नॉर्मल पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट है चैट के माध्यम से बताइए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो गाइस हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार।